बच्चों, आज हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। हम पढ़ेंगे आदिकालीन साहित्य की प्रस्तुतियाँ। टॉपिक डाल लीजिए आप, आदिकालीन साहित्य की प्रस्तुतियाँ। तो आदिकालीन साहित्य की जहाँ प्रस्तुतियों की बात आती है, प्रस्तुतियाँ सभी कालखंड की अपनी अपनी होगी, अलग अलग होगी, लेकिन उसके जो बिंदु हैं वो एक ही रहेंगे। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। राजनीतिक प्रस्तुति, सामाजिक प्रस्तुति, धार्मिक प्रस्तुति, साहित्यिक प्रस्तुतियाँ और सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और साहित्यिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक प्रस्तुतियाँ, ये सब की प्रस्तुतियाँ एक ही है। पर प्रस्तुतियों के साथ साथ हमें उस कालखंड के परिप्रेक्ष्य में हमें वर्णन करना है, बिंदु एक ही रहेंगे। तो हम चलते हैं आदिकालीन साहित्य की प्रस्तुतियाँ। साहित्य मानव समाज के विविध भावों एवं नित्य नवीन रहने वाली चेतना की अभिव्यक्ति है। किसी काल विशेष की साहित्य की जानकारी से तदयुगीन मानव समाज को माना जा सकता है। दूसरे शब्दों में, किसी काल विशेष में साहित्य में पाई जाने वाली प्रवृत्तियाँ तत्कालीन परिस्थितियों के सापेक्ष होती है। सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि साहित्य के प्रेरक तत्व के रूप में हम युगीन परिवेश को अवश्य जान लें। अतः आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से परिचित होने से पूर्व उसके तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों का आकलन हमें कर लेना चाहिए। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य शुक्ल के अनुसार संवत 1050 विक्रम संवत से लेकर 1375 विक्रम संवत तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीरदेव के समय के कुछ पीछे तक माना जाता है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसे 8वीं से 14वीं सदी मानते हैं। इस काल की विभिन्न परिस्थितियों का आकलन हम निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं राजनीतिक परिस्थितियाँ। तो राजनीतिक परिस्थितियाँ, आदिकाल की राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसी रही थी, इस पर चल रहे हैं। राजनीतिक दृष्टि से ये जो कालखंड था, ये युद्ध, अशांति का काल था। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु संवत 704 विक्रम संवत में हुई थी और इसके उपरांत उत्तर भारत खंड खंड राज्यों में विभक्त हो गया था। राजपूत राजाओं ने अपने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे। राजपूत राजा जो थे वो निरंतर युद्धों की आग में जलते जलते अंततः शक्तिहीन हो गए थे। विदेशी आक्रांताओं का डटकर मुकाबला करने की स्थिति में भी नहीं रह गए थे। जनता विदेशी आक्रमणकारियों से त्रस्त थी, साथ ही युद्धकामी देशी राजाओं के अत्याचारों को भी सहन कर रही थी। धीरे धीरे समस्त हिंदी प्रदेश पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर कहा जा सकता है कि 8वीं शती से 14वीं शती तक का ये कालखंड युद्ध, संघर्ष एवं अशांति से ग्रस्त रहा है। राजाओं में संकुचित राष्ट्रीयता विद्यमान थी। व्यापक रूप से समूचे भारत को एक राष्ट्र के रूप में नहीं देखा गया। अराजकता, गृह कलह, विद्रोह एवं युद्ध के इस वातावरण में कवियों ने एक ओर तो तलवार के गीत गाए, तो दूसरी ओर आध्यात्मिक प्रवृत्ति के कारण हठ योग, उपदेश वृत्ति व आध्यात्मिक की बात यहाँ पर कही गई थी। तो ये थी राजनीतिक परिस्थितियाँ। दूसरी चलते हैं हम धार्मिक परिस्थितियाँ। तो धार्मिक परिस्थितियों में इस कालखंड में अनेक प्रकार के धार्मिक मतांतरों का अस्तित्व था। भारतीय धर्म साधना में एक प्रकार से उथल पुथल मची हुई थी। वैदिक, पौराणिक धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी इस काल में अपना प्रभाव जमा रहे थे, प्रयास कर रहे थे। आदिकाल में धार्मिक दृष्टि से 3 संप्रदाय विशेष रूप से दिखाई देते हैं, जैसे सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय और जैन संप्रदाय। धार्मिक दृष्टि से आदिकाल का वातावरण अत्यंत दूषित था। जनता असंतोष, क्षोभ एवं भ्रम से ग्रस्त थी। आदिकालीन साहित्य में इसी मानसिकता के अनुरूप खंडन, मंडन, हठ योग, वीरता, श्रृंगार परक रचनाओं को देखा जा सकता है। तो ये थी आपकी धार्मिक परिस्थितियाँ। अगली परिस्थिति है आपकी सामाजिक परिस्थिति। तीसरी परिस्थिति सामाजिक परिस्थिति।
राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियों के कारण समाज में विशृंखलता आ गई थी। जनता शासन और धर्म दोनों ओर से निराश्रित होते जा रहे थे। सामान्य जनता, उस समय जो जनता थी वह अशिक्षित थी, जो साधु सन्यासियों और उनके सांपों वरदानों पर दृष्टि लगाए रहती थी। समाज में स्त्रियों के प्रति जो पूज्य भाव था वह नहीं था, वो मात्र भोग्य बनकर रह गई थी। सुंदर राजकुमारियों से बलपूर्वक विवाह कर लेने के लिए राजपूत राजाओं में युद्ध हो जाना एक आम बात थी। जीवन यापन के साधन दुर्लभ थे। निर्धनता, युद्ध, अशांति के कारण जनता और भी आतंकित रहती थी। तो ये थी सामाजिक परिस्थितियाँ। अगली जो परिस्थिति है आपकी साहित्यिक परिस्थितियाँ। साहित्यिक परिस्थितियों में चलते हैं। आदिकाल में साहित्यिक रचना की 3 धाराएं बह रही थी। एक ओर तो परंपरागत संस्कृत साहित्य में रचना हो रही थी, तो दूसरी ओर प्राकृत अपभ्रंश में जैन कवियों द्वारा, और जो तीसरी धारा थी वह हिंदी में लिखे जाने वाले साहित्य की थी। तो पहली तो कौन सी थी? संस्कृत में साहित्यिक रचना होती, दूसरी प्राकृत अपभ्रंश में रचना कर रहे थे, और तीसरी हिंदी में लिखे जाने वाले साहित्य की थी। तो संस्कृत साहित्य के अंतर्गत जो पुराण, स्मृतियाँ, टीकाएँ लिखी गई, इस काल में अपभ्रंश प्रमुख धर्म की भाषा बन गई थी। तो इसमें अपभ्रंश के बहुत सारे जो कवि हुए उन्होंने अपभ्रंश में भी साहित्यिक रचना की। स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, हेमचंद्र जैसे जैन कवियों ने अपभ्रंश में साहित्यिक प्रस्तुत किया, ये भी उच्च कोटि का था। और एक हिंदी में जो साहित्य लिखा जा रहा था, जिसे हम उस समय के लिए कह सकते हैं देश भाषा में हिंदी में मानसिकता और भावात्मक की दशा की अभिव्यक्ति एक वर्ग कर रहा था, जिसे भाट या चारण जाति के लोग कहा गया, या कवि हम इन्हें कह सकते हैं। उस समय तो ये भाट और पूर्णतः चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्याहरण इत्यादि का अतिशयोक्तिपूर्ण आलाप करता था, और यहाँ तक कि रण क्षेत्र में जाकर वीरों के हृदय में उत्साहों की उमंगें भी भरा करता था, उन्हें प्रोत्साहित करता था, और जो इस प्रकार करता था वही राज दरबार में सम्मान पाता था। निरंतर युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने वाले एक वर्ग की आवश्यकता थी, और इसकी कमी को पूरा कर रहा था चारण या भाट, इसी जाति के जो कवि थे जो इस कमी को पूरा कर रहे थे। अगली परिस्थिति आपकी सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। 5वीं परिस्थिति, सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत सांस्कृतिक दृष्टि से अपने शिखर पर था। हिंदू धर्म और संस्कृति राष्ट्रव्यापी एकता का आधार था, किंतु मुसलमानों के आक्रमण से भारतीय संस्कृति प्रभावित हुई। इन्होंने मंदिरों को तोड़ा। संपूर्ण भारत में अनेक मंदिरों का निर्माण भी हुआ। मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव आदिकालीन हिंदू संस्कृति पर अनेक क्षेत्रों में पड़ने लगा। गायन, वादन, नृत्य भी मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव पड़ा। यूँ कह सकते हैं आदिकालीन भारतीय संस्कृति निश्चित रूप से हास्योन्मुख थी। तो ये थी हमारी आदिकाल की परिस्थितियाँ। कौन कौन सी परिस्थितियाँ हुई? राजनीतिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, साहित्यिक परिस्थिति और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल चलेंगे अगले टॉपिक पर।